जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल स्टूडेंट। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव 2024 बोर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, 2024 बोर्ड के अकॉर्डिंग जो है जितना भी आपका 2024 बोर्ड में क्वेश्चन पूछने वाला है ज्योग्राफी से। किससे भाई साहब? तो ज्योग्राफी से। और ज्योग्राफी से जितना क्वेश्चन पूछने वाला है ना, उन सभी क्वेश्चन को जो हम लोग केवल 10 वीडियो में कवर करेंगे। और वो वीडियो लगभग आपका लेंथ जो होने वाला है वो 15 से 20 मिनट का होगा, है ना। 15 से 20 मिनट के अंतर्गत रहता है हमारा वीडियो। ठीक है, तो हम ही लोग जो है उसको कवर कर रहे हैं। और हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, तो भाई महा मैराथन यह सीरीज चला रहे हैं हम लोग। ऑब्जेक्टिव का महा मैराथन सीरीज चला रहे हैं फ्रॉम 2024 बोर्ड के अकॉर्डिंग। और इससे पहले हमने 2 सब्जेक्ट का कवर करा दिया, होम साइंस एंड हिस्ट्री का कवर करा दिया है। अब हम लोग जो है ज्योग्राफी का कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद फिर जो है और सब्जेक्ट भी करा देंगे। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का भी ऑब्जेक्टिव चाहिए इंपॉर्टेंस सब, तो आप कमेंट करिए भाई, हम उसका भी ऑब्जेक्टिव बना करके लिख करके आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, जैसी सुविधा है उस हिसाब से आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यह हमारा जो है क्या है, तो भैया जो है वीडियो जो होने वाला है इससे पहले जो अगर देखा जाए ना, तो इससे पहले हमने 3 वीडियो कंप्लीट कर लिया है ज्योग्राफी का, है ना। 3 वीडियो इससे पहले हमने कंप्लीट कर लिया। कितने वीडियो भाई साहब? तो 3 वीडियो इससे पहले हमने कवर कर लिया है। अब ये चौथा वीडियो आपका होने वाला है जिसमें कि हम लोग 52 क्वेश्चन तक जो है हम लोग 152 तक हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके थे। ठीक है, अब हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्या है? दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में, क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य है? ओपेक का सदस्य इनमें कौन है? ब्राजील, चिली, वेनेजुएला या पेरू? याद रखिएगा, वेनेजुएला जो है ओपेक का सदस्य। ओपेक एक संगठन है, ठीक है, और ओपेक का सदस्य वेनेजुएला। अगला है, अगला क्या है भाई साहब? अगला है, इन व्यापारिक समूहों में से भारत किसका एक सह सदस्य है? इनमें से यानी कि जितना भी व्यापारिक समूह दिया गया है इनमें से भारत किसका एक सह सदस्य है? क्या है? सदस्य है। इनमें से किसका एक भारत सदस्य? यही पूछा है ना क्वेश्चन, बहुत मस्त क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपका है साप्टा का सदस्य, आसियान का, ओपेक का, या आईसीडी का। याद रखिएगा, आईसीडी का नहीं, ओपेक का भी सदस्य नहीं है, आसियान का भी सदस्य नहीं है भारत, बल्कि इसमें अगर देखा जाए तो साप्टा जो है ना, साप्टा इसमें जो है सह सदस्य है भारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? मतलब दो देश के बीच अगर व्यापार हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा भाई साहब? बाह्य व्यापार कहलाएगा, स्थानीय व्यापार, अंतर्देशीय व्यापार, या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा दो देशों के मध्य व्यापार। ठीक है, दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाएगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन, समझ है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यही है ना। याद रखिएगा, ऑप्शन है ए यानी जेनेवा में, वियना में, न्यूयॉर्क में, व वाशिंगटन में। याद रखिएगा, विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो है जेनेवा में। अगला है, बाहरी देश से कोई सामान मंगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? मतलब बाहरी देश से, किसी बाहरी देश से, जैसे मान लीजिए कि कोई सामान जो है भारत मंगाया गया है किसी अन्य देश से, जैसे रूस से कोई सामान भारत मंगाया गया है, तो वो क्या कहलाएगा? किसी बाहरी देश से जब कोई सामान मंगाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? क्या उसे व्यापार कहा जाता है, निर्यात कहा जाता है, आयात कहा जाता है, या बाह्य व्यापार कहा जाता है? याद रखिएगा, उसे आयात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयात। मतलब किसी दूसरे जगह से मंगाना आयात कहलाता है, लेकिन अपने देश से किसी दूसरे देश में भेजना निर्यात कहलाता है। ठीक है, अगला है, इन महाद्वीपों में से, इन महाद्वीपों में से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है कहाँ से? मतलब कहाँ जो है विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है? इनमें से एशिया में, यूरोप में, उत्तर अमेरिका, या अफ्रीका में? याद रखिएगा, इसमें से सबसे मतलब कौन से महाद्वीप ऐसा है जो कि विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है? विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह याद रखिएगा वो है यूरोप महाद्वीप। कौन है? यूरोप महाद्वीप। जाम्बिया अपनी विदेश मुद्रा का 95% किस क्रियाकलाप से अर्जित करता है? जाम्बिया जो कि एक देश है, वह अपनी विदेशी मुद्रा का 95% हिस्सा किस क्रियाकलाप से अर्जित करता है? मतलब किससे, कौन से क्रियाकलाप द्वारा, किसके द्वारा वो अर्जित करता है? तांबे के निर्यात से, नकदी फसल से, या मशीनों के निर्यात से, या रबर निर्यात से? याद रखिएगा, जाम्बिया अपनी मुद्रा का, विदेशी मुद्रा का जो 95% अर्जित करता है वो तांबे के निर्यात से करता है। ठीक है, जाम्बिया। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या है कि विश्व के अधिकांश महान पत्तन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं। विश्व के महान पत्तन किस प्रकार वर्गीकृत किए हैं, किस आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं? तो याद रखिएगा, विस्तृत पत्तन आधार पर। किस आधार पर? मतलब जो विस्तृत महान पत्तन है वो विस्तृत पत्तन के आधार पर जो है क्या हुआ है? वर्गीकृत किए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोच्चि और कारवाड़
कोच्चि और कारवाड़ क्या है? कोच्चि जो है और कारवाड़ वो क्या है भाई साहब? तो याद रखिएगा कोच्चि और कारवाड़ जो एक पत्तन है, एक बंदरगाह है। क्या तैल पत्तन है, तैल पत्तन है, या नौसैनिक पत्तन, या पुनर्निर्यात पत्तन, या अंतर्देशीय पत्तन? याद रखिएगा नौसैनिक पत्तन है। कौन? कोच्चि और कारवाड़। ठीक है। अगला है कौन आंतरिक सामूहिक पत्तन नहीं है? आंतरिक है बट सामूहिक पत्तन नहीं है। आंतरिक सामूहिक पत्तन कौन इनमें से नहीं है? ये क्वेश्चन है ना, बहुत मस्त क्वेश्चन है भाई साहब, वो है एंथेस। ठीक है। एंथेस एक ऐसा आंतरिक सामूहिक पत्तन, मतलब एक ऐसा पत्तन है जो एक सामूहिक तो है लेकिन आंतरिक है। ठीक है। आंतरिक के अंतर्गत नहीं बल्कि बाह्य स्तर पे आता है। तो आंतरिक सामूहिक पत्तन कौन नहीं है? तो एंथेस आंतरिक सामूहिक पत्तन के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विश्व के किस देश से होने वाला निर्यात में वस्तुओं की सबसे अधिक विविधता है? मतलब कौन सा देश से होने वाला जो निर्यात होता है, वस्तुओं का जो निर्यात होता है, वहाँ सबसे अधिक विविधता पाई जाती है। मतलब अन्य की तरह की वस्तुएं निर्यात वहाँ से होती है। याद रखिएगा वो है हमारा जर्मनी। कौन है भाई साहब? जर्मनी जो देश है वहाँ से कई तरह की वस्तुएं निर्यात होती है और विविध प्रकार की वस्तुएं वहाँ से निर्यात होती है अधिक संख्याओं में। वस्तुओं व सेवाओं के स्वैच्छिक आदान प्रदान को क्या कहा जाता है? मतलब वस्तु और सेवा का स्वेच्छा, अपनी इच्छा से आदान प्रदान क्या कहलाता है? स्वेच्छा से आदान प्रदान। भाई अपनी इच्छा से हम आदान प्रदान कर रहे हैं, क्या आयात कहलाएगा? बिल्कुल नहीं, अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं। व्यापार कहलाएगा, पत्तन कहलाएगा, या गैट कहलाएगा? याद रखिएगा व्यापार कहलाएगा अगर अपनी इच्छा से हम, क्योंकि ये स्वैच्छिक होता है। व्यापार क्या होता है? स्वैच्छिक होता है, मजबूरन नहीं होता है व्यापार। ठीक है। अगला है तूतीकोरिन पत्तन कहाँ स्थित है? क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में बन चुका है। तूतीकोरिन पत्तन कहाँ पे स्थित है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ठीक है। तूतीकोरिन पत्तन कहाँ स्थित है भाई साहब? तो तमिलनाडु में तूतीकोरिन पत्तन स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में बन चुका है। विश्व के प्रमुख समुद्री पत्तन किस प्रकार के हैं? विश्व का जो प्रमुख समुद्री पत्तन है, समुद्री पत्तन पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? समुद्री पत्तन वो किस प्रकार के हैं? तो याद रखिएगा वो भी जो है विस्तृत पत्तन है। विश्व का जितने भी प्रमुख समुद्री पत्तन है वो विस्तृत है, इसीलिए वो फेमस है ना, इसलिए वो विश्व स्तर पे फेमस। अगला है इथोपिया की राजधानी। इथोपिया की राजधानी क्या है? मतलब इथोपिया की राजधानी कहाँ है भाई साहब? इथोपिया की राजधानी याद रखिएगा अदीस अबाबा। कहाँ है? अदीस अबाबा। अदीस अबाबा इथोपिया की राजधानी है। इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा। आपको कमेंट करना है भाई भारत की राजधानी कहाँ है। ठीक है, यह आपको कमेंट करना है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। भारत की राजधानी कहाँ है? अगला है सांस्कृतिक नगर है। इनमें से कौन सांस्कृतिक नगर है? मैनचेस्टर, जेरूसलम, ओसाका या फ्रैंकफर्ट? सांस्कृतिक नगर यानी जहाँ से कुछ संस्कृति कहीं की जुड़ी हुई हो, ऐसा कौन सा नगर है? याद रखिएगा जेरूसलम। जेरूसलम जो है सांस्कृतिक नगर के अंतर्गत आता है, सांस्कृतिक संस्थाओं से जुड़ी हुई नगर है जेरूसलम। ठीक है। अगला है मसाई क्या होता है? मसाई, मसाई जो है वो क्या होता है? मसाई, मसाई क्या होता है? मसाई क्या एक कृषि उपज है, एक जनजाति है, एक मरुभूमि है, या एक चिकित्सक है? याद रखिएगा मसाई जो है वो एक जनजाति है। क्या है? मसाई एक जनजाति है। अगला है रेंडियर किस क्षेत्र में पाया जाता है? रेंडियर किस क्षेत्र में पाया जाता है? बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बनते रहता है अक्सर एग्जामों में। याद रखिएगा ये रेंडियर जो है वो टुंड्रा क्षेत्र में पाया जाता है, टैगा में नहीं पाया जाता है। टुंड्रा और टैगा आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, बहुत ही मस्त तरीके से पढ़ाया जाता है इसको। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं इसको, टुंड्रा और टैगा। तो रेंडियर किस क्षेत्र में पाया जाता है? याद रखिएगा टुंड्रा में। कहाँ पे? टुंड्रा में। अगला औद्योगिक नगर इनमें से कौन है? इनमें से कौन औद्योगिक नगर है? औद्योगिक नगर कौन है? पटना, वाराणसी, लाहौर या पिट्सबर्ग? याद रखिएगा पिट्सबर्ग जो है वो औद्योगिक नगर है। भाई पटना में कौन सा औद्योग है? नहीं है। लाहौर में कौन सा है? वाराणसी में कौन सा है? कोई नहीं है ना। तो पिट्सबर्ग जो है वो क्या है? औद्योगिक नगर है। अगला है किस प्रदेश में, क्वेश्चन क्या है, किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है? इनमें कौन सा प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम यानी प्राचीन काल की नगरीय बस्तियां रही है? सिंधु घाटी में, नील घाटी में, मेसोपोटामिया में, हांगको की घाटी में? भाई साहब ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसमें क्या मिली है? नगरीय बस्तियां रही है, और सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है ना। तो ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा यहाँ का 72 नंबर का ए नंबर राइट आंसर। ठीक है। अगला है पर्वतों पर किस प्रकार का अधिवास पाया जाता है? पर्वतों पर किस प्रकार का अधिवास, मतलब पर्वतों पर जो है लोग जो निवास करते हैं वो किस प्रकार से, किस रूप से निवास करते हैं? सीढ़ी नुमा निवास करते हैं। कैसे निवास करते हैं? सीढ़ी नुमा। पर्वतों पर जो लोग निवास करते हैं वो सीढ़ी नुमा निवास करते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि ग्रामीण अधिवासों के निवासी मुख्यतः संलग्न रहते हैं। ग्रामीण अधिवासों के जो निवासी होते हैं वो मुख्यतः किस चीज़ से संलग्न होते हैं? प्राथमिक क्रियाओं से, द्वितीय क्रियाओं से, तृतीय क्रियाओं से, या चतुर्थ क्रियाओं में? याद रखिएगा ग्रामीण अधिवास के जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर कृषि में संलग्न होते हैं। किसमें संलग्न होते हैं? कृषि में। और कृषि में संलग्न होते हैं इसलिए यह कृषि जो है प्राथमिक क्रियाओं में आता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ग्रामीण अधिवासों के निवासी मुख्यतः प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न रहते हैं। अगला है
अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है? अधिवास की लघुत्तम मतलब कम से कम उसकी इकाई, अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है? ये है ना, ऑप्शन है कस्बा, ग्राम, पल्ली या नगर। याद रखिएगा जो लघुत्तम इकाई है अधिवास की तो वो है पल्ली। ठीक है। 2006 में विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी नगरीय थी? 2006 में कितनी प्रतिशत आबादी नगरीय थी? यही है ना क्वेश्चन 2006 की। बहुत मस्त क्वेश्चन है भाई साहब। 2006 में जो विश्व की थी आबादी नगरीय वो थी 50%। ठीक है। विश्व की 50% आबादी नगर में वास करती थी, यानी नगरीय आबादी बन चुकी थी 2006 में पूरे विश्व की। अगला है 77 नंबर क्वेश्चन, देखिए कि कौन ग्रामीकन बस्ती का प्रकार है? ग्रामीकन बस्ती का प्रकार, ग्रामीकन बस्ती का प्रकार इनमें से कौन है? ग्रामीकन बस्ती का मतलब ग्रामीकन बस्ती, गुच्छित बस्ती ग्रामीकन बस्ती है भाई साहब? हाँ है। पल्लीकृत, अर्धगुच्छित, ये सब जो है ग्रामीण बस्ती का ही प्रकार आता है। कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? कालाहारी मरुस्थल जो है यहाँ पे कौन सी जातियाँ निवास करती है, कौन सी जनजातियाँ यहाँ पे निवास करती है कालाहारी मरुस्थल में? तो याद रखिएगा बुशमैन। कहाँ है? बुशमैन। ठीक है, बुशमैन। बुशमैन जो है कालाहारी मरुस्थल है और है यहाँ पे जो है जनजाति निवास करती है। बुशमैन मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? बुशमैन जनजाति निवास करती है। ठीक है, कौन सी जनजाति? बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। अगला है कौन औद्योगिक क्षेत्र या नगर है? इनमें से कौन जो है औद्योगिक क्षेत्र या नगर के रूप में, और आपको पता होगा टाटा जमशेदपुर नगर, ये जो है हमारा औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। लेकिन वाराणसी भाई तो ये नहीं है, कैनबरा, सिंगापुर ये सब नहीं है, है ना। औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत जमशेदपुर आएगा। कौन आएगा? जमशेदपुर, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत मस्त क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ से आप इसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन इधर देखते हैं। क्या है कि पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है? क्वेश्चन क्या है? पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है किससे? मतलब किसको किससे जोड़ता है? पूर्व पश्चिम जो गलियारा है वो किसको किससे जोड़ता है ना। पूर्व पश्चिम गलियारा किसको किससे जोड़ता है? कोलकाता को दिल्ली से जोड़ता है पूर्व पश्चिम गलियारा, कानपुर को पोरबंदर से, गुवाहाटी को पालनपुर से, या सिलचर को पोरबंदर से। याद रखिएगा ये सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है कौन? पूर्व पश्चिम गलियारा। सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है पूर्व पश्चिम गलियारा। जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? मतलब जहाँ पे जल अभाव होती है ऐसे क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां देखने को मिलती है, किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? भाई साहब यहाँ पे गुच्छित बस्तियां रहती है। कैसी बस्तियां? गुच्छित बस्तियां। जल अभाव वाले क्षेत्र में गुच्छित बस्तियां देखने को मिलती है। अगला है भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत कब हुई थी? वायु परिवहन सेवा की शुरुआत भारत में कब हुई थी? 1947 में, 1911 में, 1935 में, 1921 में। याद रखिएगा भारत में वायु परिवहन सेवा शुरुआत हुआ था 1911 ईस्वी में। कब हुआ था? 1911 ईस्वी में सर्वप्रथम शुरुआत हुआ था भारत में वायु परिवहन सेवा। ठीक है। रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाले आदिम जाति कौन है? मतलब टुंड्रा टैगा जो है ना उसका हिस्सा, तो टुंड्रा हिस्सा में जो है रहने वाले टुंड्रा भाग में रहने वाले जो आदिम जाति है वो कौन है? उसका नाम क्या होता है ना। याद रखिएगा वो है याकूत। कौन है? याकूत। रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाले आदिम जाति क्या कहलाते हैं? याकूत कहलाते हैं। किस बस्ती की कम से कम कितनी आबादी पर अमेरिका में शहर कहा जाता है? किसी बस्ती की कम से कम कितनी आबादी होनी चाहिए जिसमें कि अमेरिका उसे शहर कहता है, कि कम से कम इतना आबादी अगर है तो हम उसे शहर कहेंगे, ऐसा मानना अमेरिका का है। तो याद रखिएगा कम से कम 2500 अगर बस्ती में जनसंख्या है, 2500 कम से कम आबादी किसी बस्ती में है, 2500, तो अमेरिका में उसे शहर कहा जाता है, नगरीय संज्ञा दिया जाता है वहाँ पे। ठीक है। कौन बस्ती प्रतिरूप नदियों या नहरों सड़कों के सहारे विकसित होता है? कौन बस्ती प्रतिरूप नदियों या नहरों या सड़कों के सहारे विकसित होता है? कौन बस्ती? गोलाकार बस्ती, रेखिक बस्ती, क्रॉस आकृति बस्ती या फिर वर्गाकार बस्ती? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा रेखिक बस्ती जो होता है वो प्रतिरूप नदियों या नहरों या सड़कों के सहारे विकसित होता है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन शहर थे? कितने मिलियन पूछा जा रहा है, 1 मिलियन बराबर जहाँ की 10 लाख होता है। तो 2011 के प्रारंभ में स्टार्टिंग में जो है भारत में कितने मिलियन शहर थे ये पूछा जा रहा है। कितने मिलियन शहर? याद रखिएगा 53 मिलियन शहर। कितने थे? 53 मिलियन, 53 लाख नहीं, 53 मिलियन, यानी 53 गुणा आप जो है 10 कर दीजिए, यानी कितना हो गया? तो याद रखिएगा इसमें ये जो है आप लाख कर रहे हैं, 10 लाख, 53 गुना 10 यानी हो गया हमारा 530 लाख। 530 लाख शहर था भारत में 2011 के प्रारंभ में। ठीक है, 2011 के प्रारंभ में भारत में 530 लाख शहर था। अगला क्वेश्चन है
धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है? धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है? धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है? ये क्वेश्चन है ना, याद रखिएगा। मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में। मुंबई में धारावी मलिन बस्ती उपस्थित है। ठीक है, धारावी मलिन बस्ती कहाँ पे उपस्थित है? मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है? मेगानगर है ना, मेगानगर की जो जनसंख्या होती है वो कितनी होती है? याद रखिएगा, 50 लाख से अधिक होती है मेगानगर की जनसंख्या। कितनी होती है? मेगानगर की जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है। अगला है, टुंड्रा क्षेत्रों में एस्किमो द्वारा बर्फ के टुकड़ों से बनाए गए अधिवास क्या कहलाते हैं? एस्किमो का बर्फ का जो टुकड़ा होता है उसके द्वारा बनाया गया जो उनका अधिवास होता है, जहाँ पे वो रहते हैं, वो क्या कहलाता है? टुंड्रा क्षेत्रों में। टुंड्रा क्षेत्रों में बनाए जाने वाले, याद रखिए, वो कहलाता है इग्लू। क्या कहलाता है? इग्लू। ठीक है, इग्लू कहलाता है टुंड्रा क्षेत्रों में एस्किमो द्वारा बर्फ के टुकड़ों को बनाया गया, जो बर्फ के टुकड़ों की सहायता से जो बनाया गया उनका अधिवास है, घर है, उसको जो है क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। फार्म स्टेट बस्तियां प्रमुख रूप से मिलती है। फार्म स्टेट बस्तियां प्रमुख रूप से कहाँ पे देखने को मिलती है? फार्म स्टेट बस्तियां कहाँ पे मिलती है? याद रखिएगा, कनाडा। कनाडा में हमें जो है फार्म स्टेट बस्तियां ज़्यादातर देखने को मिलती है। भिलाई नगर किस वर्ग का है? मतलब पारिवारिक, व्यापारिक है, परिवहन है, सांस्कृतिक है, कैसे नगर है भिलाई? भिलाई जो नगर है वो कैसा है? तो देखिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक नगर है भिलाई। औद्योगिक यानी उद्योग में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है भिलाई। ठीक है, अगला है, किस झील के चारों ओर बसा गांव का प्रतिरूप होगा? किसी झील के चारों ओर अगर गांव बसा है तो उस गांव का प्रतिरूप कैसा होगा? रेखीय होगा, वृत्ताकार होगा, नाभिक होगा या तारा होगा? झील पूछा गया ना, ये देखिए, झील लगभग जो है गोल ही होता है ना, और इसके चारों ओर बस्तियां बसी हुई है, इसके चारों ओर जो है घर बने हुए हैं। तो बताइए, जो बस्तियां बसी हुई है वो क्या होगा? रेखीय होगा क्या? वो क्या होगा? आयताकार होगा क्या? नहीं, बल्कि वो कैसा होगा? वृत्ताकार होगा, है ना। तो किसी झील के चारों ओर बसा गांव का प्रतिरूप कैसा होगा? वृत्ताकार हो जाएगा। अगला है, कौन सा पठारी नगर है? इनमें से कौन सा पठारी नगर है? मतलब पठार स्थित नगर कौन सा इनमें से है? याद रखिएगा, ऑप्शन है मास्को। नागपुर का पठार तो बहुत फेमस है, तो याद रखिएगा नागपुर जो है वो पठारी नगर है। आबू, फिलाडेल्फिया, ये सब जो है पठारी नगर के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। खनन नगर कौन सा है? खनन नगर कौन सा है? मतलब जहाँ पे कई खनिज का खनन किया जाता है, ऐसा नगर इनमें से कौन सा है? मियामी, पीटर्सबर्ग तो भाई औद्योगिक नगर है। विक्टोरिया या फिर ब्रोकन हिल। याद रखिएगा, ब्रोकन हिल जो है वो खनन नगर में आता है, बहुत ही प्रसिद्ध है ये खनन के क्षेत्रों में। पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? पर्वतीय प्रदेश में जो होता है, पर्वतीय प्रदेश, वहाँ किस प्रतिरूप का अधिवास देखने को मिलता है? किस प्रतिरूप का अधिवास देखने को मिलता है? आयताकार, सीढ़ीनुमा, पंखा या तारा? याद रखिएगा, सीढ़ीनुमा अधिवास देखने को मिलता है कहाँ पे? पर्वतीय प्रदेशों में। ठीक है, पर्वतीय प्रदेशों में सीढ़ीनुमा अधिवास देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, फार्मगिरी यानी फार्म हाउस, है ना। फार्म हाउस सामान्यतः कहाँ नहीं पाए जाते हैं? फार्म हाउस कहाँ पर सामान्यतः नहीं देखने को मिलता है? ऑप्शन है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, भारत या कनाडा। याद रखिएगा, भारत में जो है सामान्यतः फार्म हाउस देखने को नहीं मिलता है। अगला है, नदियों के डेल्टाई भाग में कौन सा प्रतिरूप पाया जाता है? नदियों का जो डेल्टाई भाग होता है वहाँ पे कौन सा प्रतिरूप पाया जाता है? एक क्वेश्चन है ना, बहुत मस्त क्वेश्चन है कि वहाँ पे कौन सा प्रतिरूप देखने को मिलता है नदियों की डेल्टाई भाग में? आर्य या फिर तारा रूप या चेकर बोर्ड रूप या पंखा रूप? तो याद रखिएगा, वो पंखा रूपक बन जाता है, इस तरह से बन जाता है वो, पंखीय रूप का बन जाता है वो। ठीक है, ये पंखा रूप बन जाता है एकदम इस तरह से। और ये कहाँ मिलता है? तो नदी के डेल्टाई भाग में, एकदम चारों तरफ से पानी आकर के गिरता है, इधर से चारों तरफ से पानी आकर के गिर रहा है, चारों तरफ से पानी आकर के गिर रहा है, तो ये पंखा रूप बन जाता है। ठीक है, नदियों के डेल्टाई भाग में कौन सा प्रतिरूप पाया जाता है? पंखा रूप पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 58वां नंबर कि किस प्रदेशों में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, क्या है कि किस प्रदेशों में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि कौन से प्रदेशों में नहीं की जाती है? वो है अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन जो है एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे किसी भी प्रकार का विस्तृत अनाज कृषि नहीं की जाती है। अगला है, कौन सा देश में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता के किस्में विकसित की गई है? मतलब गेहूं और चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में यानी बीज कौन सा देश में अत्यधिक विकसित है? कौन सा देश में अत्यधिक विकसित है? याद रखिएगा, मैक्सिको और फिलीपींस। मैक्सिको और फिलीपींस में जो है गेहूं और चावल की बीज जो होता है ना, जो किस्में होती है, वो बहुत ही ज़्यादा बीज जो है यहाँ पे और बहुत ही
अच्छी उत्पादन क्षमता वाला बीज यहाँ पे उपस्थित है। कहाँ पे? मैक्सिको और फिलीपींस में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि 2005 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने देशों में मानव विकास का स्तर यानी HDI यानी 0.8 से भी HDI ह्यूमन डेवलपमेंट कम हो गया है। 2005 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने देशों में मानव विकास का स्तर 0.8 से भी नीचे गिर गया है? कौन सा देश में, मतलब कितने देशों में? तो याद रखिएगा 57 देश में। क्वेश्चन ये पूछा गया है 2005 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने देशों में मानव विकास का स्तर कम हो गया यानी कि 0.8 से भी कम हो गया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI। तो 57 देशों में। ठीक है, तो यहाँ से आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला, यानी कि ये तो हमारा कवर हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, यानी 5वां वीडियो जो आपका आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे अगले एथी का, यानी टोटल 500 क्वेश्चन कवर करना है। अभी तो भाई 200 क्वेश्चन अभी कवर हुआ है आपका। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।